तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गैंग ऑफ 6 मेंबर्स वेंट टू अ बैंक आर्म्ड विद वेपन्स टू कमिट अ हाइस्ट। ठीक है, 6 मेंबर्स, 6 लोग एक बैंक में गए वेपन्स लेकर के एक हाइस्ट करने के लिए। हाइस्ट मतलब कि चोरी, डकैती, रॉबरी, जो भी हम। While 5 of the gang members went inside the bank, Mr. A, the 6th member, waited outside the bank to alert them on any threat. ए जो है वो बाहर वेट कर रहा था, बाकी सारे के सारे, बाकी 5 अंदर चले गए कि भाई कोई थ्रेट होगा तो उन्हें बता दूंगा। ड्यूरिंग दी हाइस्ट ऑल ऑफ द गैंग मेंबर फायर्ड अ गन एट द ब्रांच मैनेजर। और हाइस्ट के टाइम पे क्या हुआ कि गैंग मेंबर्स ने ब्रांच मैनेजर पे गन फायर करी। एज अ रिजल्ट ही डाइड, और उसके कारण क्या हुआ, वो मर गया। ऑल 5 एस्केप्ड बट मिस्टर ए वॉज कॉट एंड अरेस्टेड। सारे के सारे क्या हुए, भाग गए, लेकिन मिस्टर ए जो बाहर बैठे हुए थे हेल्प करने के लिए वो अरेस्ट हो गए। ठीक है, नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर द प्रिंसिपल स्टेटेड इन द अबव पैसेज। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि कौन सा, ठीक है, इस पैसेज में कौन सा जो 4 ऑप्शन जो है वो कौन सा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। ए बोल रहा है कि मिस्टर ए इज नॉट लाइबल फॉर मर्डर एज ही वॉज आउटसाइड द बैंक एंड देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन। बोल रहे हैं कि मिस्टर ए जो है वो लाइबल नहीं है, किस चीज के लिए, मर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि वो बैंक के बाहर थे और कोई कॉमन इंटेंशन वहां पे हम नहीं बोल सकते। बी बोल रहा है मिस्टर ए अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग आर लाइबल फॉर मर्डर एज देयर वाज कॉमन इंटेंशन। सी बोल रहा है ओनली द पर्सन इज लाइबल फॉर मर्डर हु एक्चुअली फायर्ड द गन। और डी बोल रहा है मिस्टर ए इज लाइबल ओनली फॉर द हाइस्ट एंड नो अदर ऑफेंस। तो बी में बोल रहे हैं कि भाई सारे के सारे लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन थी। सी में बोल रहे हैं कि भाई वही सिर्फ लाइबल होगा जिसने गन फायर करी। और डी में बताया जा रहा है कि मिस्टर ए सिर्फ हाइस्ट के लिए लाइबल होंगे और किसी भी दूसरे ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं माने जाएंगे। तो देखिए, जब ए बी सी डी ई एफ है ना, यही 5 लोग हैं, मिस्टर ए प्लस उनके ये साथी है ना 5। इन लोगों ने जब हाइस्ट के बारे में सोचा, है ना, जब इन लोगों ने हाइस्ट के बारे में सोचा तो इनकी एक कॉमन इंटेंशन थी, है ना, क्या चीज करने की, हाइस्ट करने की। अब कॉमन इंटेंशन है हाइस्ट की, तो हाइस्ट में जो जो भी ऑफेंस कमिट होंगे उसके लिए ये सारे लाइबल होंगे। भले ही इन्होंने मर्डर का डिसाइड किया हो, नहीं किया हो, कोई मना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि इन कॉमन इंटेंशन से इन्होंने हाइस्ट किए, तो हाइस्ट के कंटिन्यूएंस में ये जितने अब ऑफेंस करने वाले उन सबके लिए ये लाइबल हो जाएंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि मिस्टर ए अलोंग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग आर लाइबल फॉर मर्डर एज देयर वाज कॉमन इंटेंशन। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 रमन एंड राघव के बारे में। किसके बारे में है? रमन एंड राघव के बारे में। रमन एंड राघव वर राइडिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। रमन और राघव एक मोटरसाइकिल पे राइड कर रहे थे एक बिजी स्ट्रीट पे। किस पे? एक बिजी स्ट्रीट पे। सडनली अमन एक और बाइकर बम्ड इनटू देयर बाइक, आकर के उनकी बाइक में घुस गया, टकरा गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड बिटवीन द थ्री ऑफ देम। और तीनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। व्हाइल राघव स्टार्टेड अब्यूजिंग अमन। जब राघव ने अमन को अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, रमन हिट अमन विद एन आयरन रॉड लाइंग ऑन द रोड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ही डाइड। तो रमन ने क्या किया, अमन को एक आयरन रॉड जो कि रोड पे पड़ी हुई थी उससे उठा करके दे मारा, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वो मर गया। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ए कह रहा है कि बोथ रमन एंड राघव आर लाइबल फॉर मर्डर इज देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन। Raghav is not liable for murder as there was no common intention to kill Aman. No one is liable as Aman was a wrongdoer himself and he started the fight. Only Raghav is liable for murder as he started abusing अमन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि दोनों लाइबल हैं क्योंकि कॉमन इंटेंशन था। एक कह रहा है दोनों लाइबल नहीं है क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं था, है ना, सिर्फ एक ही लाइबल है। तीसरा कह रहा है कि भाई अमन खुद ही रॉन्ग डूअर था तो उसका मर्डर हो गया तो अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसी ने फाइट स्टार्ट करी थी। और चौथा कह रहा है कि भाई राघव जो है वो मर्डर के लिए लाइबल है। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट किया था अमन को अब्यूज करना। ठीक है, तो राघव ने स्टार्ट किया अब्यूज करना, लेकिन रमन ने उठा करके क्या मार दी? रॉड। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी, है ना, राघव और रमन की इंटेंशन के बारे में बात हो रही है क्या, कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन इंटेंशन थी?
कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी है, इस चीज को मान के चलिए, है ना। अगर क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे साइलेंट है तो हमें अपने मन से उसे अज्यूम करके नहीं चलना है कि हाँ भाई हम इस चीज को अज्यूम करके चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल अज्यूम करके नहीं चलेंगे। तो ये बोल रहा है बोथ रमन एंड राघव आर लायबल, नो, रमन एंड राघव बोथ लायबल नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं थी। दूसरा बोल रहा है राघव इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन टू किल अमन, बिल्कुल राघव लायबल नहीं होगा क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं थी रमन को किल करने की, अमन को किल करने की। रमन ने हीटेड आर्गुमेंट में उठा करके रॉड मारी तो उसमें रमन की गलती है, रमन लायबल होगा, राघव लायबल नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज की ओर। बात क्लियर है? बात सही है? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कठिनाई रखने वाला है। ठीक है, चलिए। आफ्टर रीडिंग द पैसेज which of the following is not correct in relation to the difference between common and similar intention। ये पूछ रहा है कि जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में करेक्ट नहीं है। ठीक, तो पहला कह रहा है कि सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप्ड प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट द कॉमन इंटेंशन इज डेवलप्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। देखिए ऐसा नहीं है, सिमिलर इंटेंशन भी प्रायर होती है और कॉमन इंटेंशन भी प्रायरली हो सकती है ना भाई। ये भी तो हो सकता है कि एक महीने पहले आप और मैं बैठे और बोले यार अगले आप अप्रैल चल रहा है, मई में चल के एक को मारेंगे अपन, है ना, मई तक मेरी गन आ जाएगी, बढ़िया नई गन से शूट करेंगे, पहले शुभारंभ उसी को, बिल्कुल, है ना। तो ये भी तो कॉमन इंटेंशन ही हुई ना, फिर हमने एक महीने वेट किया, नई गन आई, जाकर के शूट कर दिया, तो कॉमन इंटेंशन भी पहले ही हो सकती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज इक्वली लायबल, बिल्कुल सही बात है। जब कॉमन इंटेंशन है हम दोनों की तो हम इक्वली लायबल होंगे। मैं 7 साल के लिए जाऊंगा तो तुम भी 7 साल के लिए जाओगे, समझ लो मेरे साथ मिलकर किसी को मारना नहीं है, ठीक है। और फॉर द ऑफेंस, बिल्कुल, बट अंडर सिमिलर इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज डिफरेंटली लायबल, बिल्कुल सही बात है। सिमिलर इंटेंशन के अंदर हर ऑफेंडर अलग अलग तरीके से लायबल होगा। भाई सिमिलर इंटेंशन है, एक दूसरे से हमने इंटेंशन शेयर ही नहीं करी है, दोनों मारने गए, मैंने कुछ किया ही नहीं, तुमने मार दिया, मैं खड़े होके देखता रहा, तो मैं किस लिए लायबल? तुम ही लायबल ना फिर तो ऐसे, ठीक। अब वहीं पे अगर मैंने एक ऐसा ब्लो दिया उसके सर पे जिससे वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ, मरा नहीं, ठीक, और मैं ये सोच के चला गया कि चलो मर गया, ठीक, लेकिन तुम्हें पता है कि यार नहीं नहीं ये मरा नहीं, ये बेहोश हुआ, तुमने इतने सर पे मारे कि तुम बिल्कुल श्योर हो गया कि हाँ मर ही जाना चाहिए, ठीक, तो मैं क्या, मैं ग्रीवियस हर्ट के लिए या हर्ट के लिए लायबल होऊंगा, तुम किस, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होऊंगा, तुम मर्डर के लिए जाओगे, मैं 7 साल के लिए जाऊंगा, तुम 14 साल के लिए जाओगे, ये है ना। तो ये चीज जो है आपकी सही है ना। सी बोल रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर और कॉमन इंटेंशन वन मस्ट एनालाइज द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। बिल्कुल, जब आपको देखना है कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन थी कि सिमिलर इंटेंशन थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेज को हर केस के एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक। और चौथा बोल रहा है कि द बाउंड्री बिटवीन सिमिलर एंड कॉमन इंटेंशन इज वेरी फाइन एंड इट मे समटाइम ओवरलैप। बिल्कुल, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस। और ये वो एक कपिल शर्मा शो में चिंकी विंकी आती है ना जो एक साथ बोलती है, बिल्कुल वैसा डिफरेंस, और ये कभी कभी ओवरलैप कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी बात सही है। तो अब सही आंसर हमारा क्या हो गया कि भाई सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप्ड प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट द कॉमन इंटेंशन इज डेवलप्ड ओनली एट द टाइम ऑफ। ये बात नहीं है, कॉमन इंटेंशन भी पहले डेवलप हो सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू अ हाउस एट नाइट टू कमिट थेफ्ट। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक घर के अंदर घुसते हैं रात में, किस चीज के लिए? चोरी के लिए, चोरी करने के लिए, टू कमिट थेफ्ट, ठीक है। While committing theft, Mr. Y committed sexual assault on a minor girl of age 11 years। और theft, चोरी करते टाइम क्या किया? मिस्टर वाई ने एक माइनर गर्ल पे जिसकी एज 11 साल थी उस पर सेक्सुअल असॉल्ट
कमिट किया। आइडेंटिफाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस मिस्टर एक्स इज लाइबल फॉर। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई मिस्टर एक्स जो है वो किस चीज के लिए लाइबल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो x और y के बीच में एक कॉमन इंटेंशन थी, क्या थी? CI। CI के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ना, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ठीक, CI का मतलब कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन इन दोनों के बीच में थी कि हमें क्या करना है, हमें थेफ्ट कमिट करना है। क्या कमिट करना है? थेफ्ट कमिट करना है। सेक्सुअल असॉल्ट की कभी इन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाई? नहीं बनाई। देखिए जब रॉबरी वाला केस हम देख रहे थे तो रॉबरी में जब आप गन लेकर के जा रहे हो तो इस चीज के चांसेस हैं कि आप कोई आदमी की डेथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चोरी करने आप जा रहे हो तो चोरी में सेक्सुअल असल्ट, वो भी एक माइनर गर्ल 11 साल की बच्ची के ऊपर, इसके क्या चांसेस है? क्या ये आप फोर्स ही कर सकते हो? नहीं। ठीक, तो इसकी कॉमन इंटेंशन कहीं से कहीं तक नहीं थी। अब अगर कॉमन इंटेंशन नहीं थी तो कॉमन इंटेंशन में ही ये इक्वली लायबल होते हैं ना। तो जो वाई ने किया वो अपने ओन बिहाफ पे किया, अपने खुद के लिए किया, ठीक है। तो एक्स किस लिए लायबल होगा? एक्स लायबल होगा बोथ थेफ्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट इज देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन, देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन बट फॉर थेफ्ट नॉट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। ओनली थेफ्ट इज देयर वाज अ सिमिलर इंटेंशन, ओनली थेफ्ट इज मिस्टर एक्स हैड अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम वाई, ही वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस। भाई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है ना, वो मिस्टर एक्स सिर्फ थेफ्ट के लिए लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है, चोरी की। तो दे हैड अ डिफरेंट इंटेंशन, ही इज अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम वाई। ठीक, ना वो सिमिलर थी ना वो कॉमन थी। सिमिलर भी कैसे हो सकती है? उसके दिमाग में तो था ही नहीं मुझे सेक्सुअल असॉल्ट करना है ना। तो डिफरेंट ही थी दोनों की इंटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैसेज आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पैसेज को समझेंगे, फिर नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन। जब कॉमन और सिमिलर इंटेंशन के डिफरेंस की हम बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या करेक्ट है ना, इनमें से कौन सा इंटेंशन, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड को अक्यूज्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ये कह रहा है कि जो अक्यूज और को अक्यूज है उनकी इंटेंशन इन्फर की जा सकती है फ्रॉम द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। बिल्कुल। बी बोल रहा है अंडर कॉमन इंटेंशन इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल द अक्यूज्ड हैव जॉइंटली कमिटेड द ऑफेंस देमसेल्फ एंड आर जॉइंटली लायबल। बिल्कुल सही बात है, कॉमन इंटेंशन में यही ऐसा ही कंसीडर किया जा सकता है। Each accused is liable for the offense he has actually committed if the common intention cannot be proved। बिल्कुल, अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं की जा सकती है तो जिस अक्यूज ने जो क्राइम कमिट किया है उसके लिए वो इंडिविजुअली लायबल होगा। तो यहाँ पे पहली चीज भी सही है जो कि क्या कह रहा है कि भाई अक्यूज और को अक्यूज की इंटेंशन आप फैक्ट, ठीक है, किस चीज में बारे में बात कर रहा है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में। किस बारे में बात कर रहा है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में। दूसरा बात कर रहा है कि भाई ये सब जॉइंटली लायबल होंगे, है ना, इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और तीसरा बात कर रहा है कि ये जो है इंडिविजुअली लायबल होंगे, है ना। इंडिविजुअली कब लायबल होंगे? कब लायबल होंगे इंडिविजुअली? इन केस ऑफ व्हेन कॉमन इंटेंशन इज नॉट प्रूव्ड, है ना, नॉट प्रूव्ड सीआई। जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं प्रूव होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ना, नहीं कॉमन इंटेंशन कि कंपाउंड इंटरेस्ट कि कॉमन इंटेंशन, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ना, कॉमन इंटेंशन। अगर आपका कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं होता है तो उस केस में ये इंडिविजुअली लायबल होंगे। तो बातें तो जब हम पैसेज के रिगार्डिंग देखते हैं तो तीनों ही सही की गई हैं। तो फिर ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि भाई सारे के सारे ऑप्शन हमारे कैसे हैं? सही हैं, है ना। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 101, लेकिन उसके लिए हमें ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पैसेज हमारा खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 101 आएगा, 102 आएगा,
103 आएगा, 104 आएगा और 105 आएगा, है ना। और 105 के बाद हमारा ये जो पेपर है क्लेट 2020 का वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम इस पेपर को क्या बोलेंगे, हम इस पेपर को बोलेंगे गुड बाय, है ना, गुड बाय बोलेंगे हम। और क्या बोलेंगे, टाटा, है ना, टाटा बोलेंगे। और क्या अंबानी भी बोलेंगे, नहीं, टाटा मतलब ये वाला टाटा, है ना। तो गुड बाय टाटा हम इस पेपर को कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। चलिए, तो इस आर्टिकल को और समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रुकिए, अपना जो ढांढस है उसे बांध के रखिए। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस में हमें बहुत टाइम लगा है, हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा है, हमने हर एक क्वेश्चन को इतना टाइम दिया है जितना उसे चाहिए था, उससे डबल टाइम दिया हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम यहाँ से पूरा प्रिपेयर होना चाहते हैं। हम यहाँ से इस तरीके से जाना चाहते हैं कि जब हम एग्जाम देने बैठे तो हमें एक बार भी हमारे माइंड में एक डबल चेक का कोई सीन ही ना आए, है ना, कि यार डबल श्योर हो जाऊं, इस पे नहीं हूं, क्या करूं, कैसे करूं, अरे यार ये तो नेचुरल जस्टिस आ गया, अरे यार ये तो केस आ गया। तो हम हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम इस तरीके से प्रिपेयर होकर के जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में हमारे मन में 1% भी सिचुएशन ऑफ डाउट नहीं क्रिएट होगा। क्या नहीं क्रिएट होगा, सिचुएशन ऑफ डाउटफुलनेस, है ना, या सिचुएशन ऑफ डाउट, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो हमारे मन में नहीं आएगी। ठीक, बात को समझ गए। चलिए तो पढ़ लेते हैं इस हमारे पैसेज को। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो ये क्या प्रोहिबिट करता है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को प्रोहिबिट करता है ना। क्या प्रोहिबिट करता है ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को प्रोहिबिट करता है। द एक्सप्रेशन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स अ लॉ, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स का मतलब होता है विच इम्पोजेस पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन द एक्ट्स ऑलरेडी डन एंड इंक्रीज द पेनल्टी फॉर सच एक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको उस पे वो पेनल्टी इंपोज कर देते हैं, या उस पे पेनल्टी जो थी उसे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इंपोजेस पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या करते हैं, पेनल्टीज को रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज करते हैं। ठीक, चलिए फॉर एग्जाम्पल The Dowry Prohibition Act 1961 came into force from 20th of May 1961। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कितनी तारीख को आया, 20 मई 1961, 20th of May 1961। A person guilty of accepting dowry is punishable under the act after 25 1961 and not before 25। तो कोई भी पर्सन जिसने डाउरी की डिमांड करी होगी, तो अगर उसने 19 मई 1961 मतलब कि 19 मई 1961 को करी होगी तो वो पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो 21 of May 1961 को करता है तब वो पनिशेबल माना जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो अभी सोच लीजिए, समझ लीजिए। वैसे हम एक बार फिर से इसको जब पूरा समझ लेते हैं, फिर लास्ट में जब हम क्विक रिवाइज करेंगे तो आपका अगर कोई पॉइंट छूट भी रहा हो तो आप उसे समझ लीजिएगा। ठीक, अब बात आ रही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर ऑफ 3 काइंड्स एज फॉलोज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में आपको एक बार और समझा दूं कि मान लीजिए मर्डर जो है ना, मर्डर इज नॉट अ क्राइम, है ना, मर्डर इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। ठीक, समझ गए बात आप। 25, ठीक, अब आज कितनी तारीख है, आज 5 अप्रैल है। ठीक, 5 अप्रैल को मैं एक मर्डर कमिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक मर्डर कमिट कर देता हूँ। 10 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाती है जो बोलते हैं कि मर्डर इज अ क्राइम। ठीक, मर्डर इज अ क्राइम। अब क्या हुआ,
क्या वो मुझे 5 अप्रैल वाले मर्डर के लिए पनिशेबल कर सकते हैं? नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये, ठीक। वहीं पे मान लीजिए अगर 5 अप्रैल को जब मैंने मर्डर कमिट किया तब सजा थी मैक्सिमम 1 साल, 1 साल से ज्यादा की सजा ही नहीं होती थी मर्डर में, लेकिन अब जो नया कानून आया उसने तो मिनिमम 7 ईयर्स कर दिया कि मिनिमम 7 साल के लिए तो जाना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 14 ईयर्स। तो क्या मुझे उस 5 दिन पहले वाले मर्डर के लिए 7 साल के लिए सजा भेजा जाएगा? नहीं, मैंने जब एक्ट कमिट किया, मैंने जब क्राइम कमिट किया तब 1 साल उसकी सजा थी, मुझे कितनी सजा मिलेगी? मुझे उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की उस टाइम पे लॉ में लिखी हुई थी जब मैंने वो क्राइम कमिट किया था। बात समझ रहे हैं? बात क्लियर है? ठीक, ये होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अब 3 तरीके के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं, उसमें पहला हो रहा है अ लॉ विच डिक्लेयर्ड सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस। एक ऐसा लॉ जिसने क्या किया हो, किसी एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया हो, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन। ठीक है, पहली बार मतलब इससे पहले वो ऑफेंस था ही नहीं, ठीक है, पहली बार आपने उसे ऑफेंस बना दिया। ठीक, चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, अ लॉ विच इनहेंसेस द पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया और उसके कमिट होने के बाद उसकी कोई पेनल्टी बढ़ गई या उसकी कोई पनिशमेंट बढ़ गई। ठीक, ये दो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी मर्डर वाले एग्जांपल में दे चुका हूं। ठीक, तीसरा क्या तरीका होता है, अ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। या फिर जो लॉ है वो क्या करते हैं, वो एक नया और डिफरेंट प्रोसीजर ले आए आपके प्रोसिक्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर ऑफेंस के, है ना, तो वो भी आपके ऑफेंस कमिट करने के बाद। ठीक, ये 3 तरीके के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं। चलिए, अब क्लॉज 1 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं आर्टिकल 20 का। It provides protection only in respect of the above first 2 categories of ex post facto laws। तो ये जो है ना आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ये सिर्फ पहली जो 2 कैटेगरीज हैं उनके रिस्पेक्ट में ही आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये अबव 2 जो हमारे प्रिंसिपल हैं ए और बी, उसके रिगार्डिंग हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या, लॉज विच डिक्लेयर एक्ट एज ऑफेंसेस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन टू दोज एक्ट एंड लॉज विच इनहेंसेस द पेनल्टी, मतलब जिसमें पेनल्टी बढ़ाई जाती है, पनिशमेंट बढ़ाई जाती है, वो वाले लॉज। और या फिर ऐसे लॉज जिसमें किसी चीज को पहली बार आप क्या बोल देते हो, पहली बार आप बोल देते हो उसको क्या, पहली बार आप उसे ऑफेंस बना देते हो। ठीक, चलिए, आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, है ना, क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन। ठीक, एक इंसान को आप सिर्फ उस ही लॉ के वायलेशन के लिए क्या कर सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो जो उस टाइम पे जब उसने उस पर्टिकुलर एक्ट का कमीशन किया तो उस टाइम पे जो लॉ इन फोर्स था उस लॉ के वायलेशन के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, और कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ठीक है, अगर वो ऑफेंस, वो जो एक्ट उसने कमिट किया है उसे आप चार्ज कर रहे हो ऑफेंस की तरह, तो अगर कोई वायलेशन का लॉ इन फोर्स, ठीक है, जो लॉ उस टाइम पे इन्फोर्सिबल है उस लॉ का अगर वायलेशन हुआ है तो ही आप उसे क्या कर सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो। nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। और उस पे सिर्फ उतनी ही पेनल्टी लगाई जाएगी जितनी पेनल्टी जब उसने उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया था उस टाइम पे उस ऑफेंस के कमीशन के लिए पेनल्टी जितनी लगाई जाती थी उतनी। बाद में बढ़ गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 2016 में कमिट किया, जजमेंट 2020 में आया, 2019 में पेनल्टी 10 गुना बढ़ गई, लेकिन उस पे वही 10,000 लगेगी, 1 लाख नहीं लगाएगी। ठीक, बात क्लियर है? चलिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट, फर्स्ट पार्ट क्लॉज 1 का क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एन ऑफेंस। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लॉज 1 प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच ही माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। बिल्कुल, क्या हो रहा है, पहला पार्ट ये बोल रहा है कि भाई अगर उसने कोई एक्ट ऐसा कमिट किया है, अगर वो एक्ट ऑफेंस है तो आप उससे सजा दो, अगर वो ऑफेंस है ही नहीं तो आप किस बात की सजा दे रहे हो उसे, ये चीज। और दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरा चीज कह रहा है कि भैया अगर पेनल्टी जितनी लगनी थी जब उसने किया था ऑफेंस तो उतनी ही पेनल्टी लगाओ। ठीक, आप उसने
ऑफेंस कमिट किया, 10 दिन बाद आप उसकी पेनल्टी 10 गुना बढ़ा रहे हो, तो मतलब आज आप बिना हेलमेट पहने पकड़ाए गए तो अगर 100 रुपये पेनल्टी तो 100 ही लगेगी। नए मोटर व्हीकल एक्ट आ गए 5 दिन बाद, उसमें 1000 रुपये पेनल्टी आई तो आपको 1000 नहीं देने पड़ेंगे, आपको 100 ही देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगली बार पकड़ाओगे तो 1000 देने पड़ेंगे, है ना, ये बात होती है। ठीक, बात को समझ गए। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 105 है इसके। तो एक बार हम क्विक रिवीजन ले लें। ठीक, क्या कह रहा है क्विक रिवीजन? हमारा बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को प्रोहिबिट करता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस को। ठीक, जो एक्सप्रेशन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लॉज जो कि क्या करते हैं, पेनल्टीज इम्पोज करते हैं या कन्विक्शन ऐसे एक्ट को ठीक है, कन्विक्शन ऑन द एक्ट ऑलरेडी डन एंड इंक्रीज द पेनल्टी ऑफ साइज। ठीक है, तो ऐसे एक्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें कन्विक्शन ले आते हैं या उनकी पेनल्टी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर अदर वर्ड से हम देखें तो ये क्या करते हैं, पेनल्टीज को रेट्रोस्पेक्टिवली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं पेनल्टीज को? रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए क्या होता है कि जो डाउरी एक्ट है वो 1961 में आया, कितनी 20 मई को। तो 20 मई के पहले किसी ने डाउरी मांगी थी तो वो उसके लिए, है ना, उसके लिए आप उसे ऑफेंस के अंदर नहीं ले सकते। लेकिन 20 मई के बाद कोई डाउरी मांग रहा है तो वो पनिशेबल है, तो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। ठीक है, पहला कि एक ऐसी चीज जो कभी ऑफेंस थी नहीं उसे ये ऑफेंस बना देते हैं। दूसरा, जो चीज ऑफेंस थी लेकिन उसकी ये पेनल्टी या पनिशमेंट बढ़ा देते हैं, है ना। ठीक, और तीसरा कि भाई ये क्या करते हैं, एक नया प्रोसीजर ही ले आते हैं। ठीक है, उस जो ऑफेंस है उसमें आपको प्रोसिक्यूट करने का एक पूरा का पूरा नया प्रोसीजर लेके आ जाते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए, क्लॉज 1 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज के अगेंस्ट हमें देता है? क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो एक्स पोस्ट फैक्टोस लॉज की बात की गई है उनके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देता है। क्लॉज सी वाले के बारे में नहीं देता। बेसिकली कोई अगर नया कोई एक्ट जिससे नया नया ऑफेंस बनाया गया है उसके लिए प्रोटेक्शन है, और किसी की पेनल्टी या कन्विक्शन बढ़ाई गई है उसके लिए प्रोटेक्शन है। ठीक, बात को समझ गए। ठीक है ना। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलता क्या? यही बोलता है कि भाई कोई एक्ट जो अभी तक ऑफेंस नहीं था, अगर उसे आप ऑफेंस बनाते हो तो कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी उस एक्ट को कमिट कर चुका है वो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। और कोई एक्ट अगर ऑफेंस था उसकी आप पेनल्टी या कन्विक्शन बढ़ाते हो और उसके बढ़ाने से पहले भी कोई आदमी उसे कमिट कर चुका है तो उसकी जो कन्विक्शन है, उसका जो सेंटेंस है या उसकी जो पेनल्टी है वो उतनी ही रहेगी जो जब उसने उस पर्टिकुलर एक्ट को कमिट किया था, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया था, तब जितनी पेनल्टी थी, जितनी कन्विक्शन की जा सकती थी उतनी ही रहेगी, अब नए लॉस के हिसाब से नहीं रहेगी। ठीक, ये बेसिकली है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 105 हम देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा समाप्त। बात समझ में आ गई? बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई हैरानी, कोई परेशानी आई गेस नहीं होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101।